कोई डॉक्टर हूँ या मैंने कोई नर्सिंग होम खोल लगा है जो मैं आईसीयू बेड लगा लूँ मैडम, कहाँ लगाऊँ? यही करेंगे मैडम या मेरा ऊपर वाला करेगा मैडम? बस करवा दो मैडम, हाथ जोड़ के सबसे विनती है जो देख रहे हो। अभी हम परेशान हैं, ऑक्सीजन बोलता है हॉस्पिटल वाला कि आप अपना अरेंज करके रखिए, और पैसा डेली का 50,000 रुपये और ले रहे हैं। हॉस्पिटल आधा टाइम देता है, फिर बोलता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो कोरोना वायरस का इलाज तो फिर भी ढूंढ लिया जाएगा, कोरोना वायरस का इलाज तो फिर भी इलाज से संभव है, लेकिन लूट के वायरस का इलाज कैसे होगा? दवा की कालाबाजारी हो रही है। हम आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से केमिस्ट की दुकानों पर, दवा की दुकानों पर दवा नहीं मिल रही है, लेकिन खुद दवा दुकानदार कह रहे हैं कि दवा की कालाबाजारी हो रही है, ज्यादा दामों में दवा बेची जा रही है, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक की जा रही है, शमशान घाट पर भी, जी हां, शमशान घाट पर भी रिश्वतखोरी हो रही है, वहां पर भी वेटिंग चल रही है, शवों को जलाने के लिए रिश्वतखोरी चल रही है, और अस्पतालों में इस वक्त भारी बदहाली है। 10 बड़े अपडेट हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त ऑक्सीजन पर 10 बड़े अपडेट क्या है। एक तो ऑक्सीजन के लिए महामिशन जारी है। देश भर में 551 ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट्स बनेंगे। पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन उत्पादन का प्लांट बनेगा। बंदरगाहों पर ऑक्सीजन कार्गो शिप पर लगने वाले चार्ज पर छूट ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही अनाउंस कर दी गई है। वायुसेना देश भर में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यूपी के 47 जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट्स बनेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेट यूएस से भारत आ रहे हैं, अमेरिका से भारत आ रहे हैं। 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से खरीद लिए गए हैं। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर खरीदे गए हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग सिर्फ मेडिकल सेंटर में होगा। इस वक्त ऑक्सीजन का प्रयोग ना किसी उद्योग के लिए, ना किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेडिकल सेंटर के लिए होगा। तो देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए चौतरफा कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर के अलर्ट पर है। हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। हालात की निगरानी खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि इस बार भी सफलता के लिए सभी का एकजुट होकर के राष्ट्र की तरह काम करना बहुत जरूरी है। संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी से मिलकर लड़ना होगा। देश में तेज ऑक्सीजन सप्लाई में वायुसेना भी बड़ी भागीदारी निभा रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। इसमें जिला अस्पताल में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का काम है। प्रमुख बंदरगाहों पर जो भी ऑक्सीजन के कार्गो शिप्स आ रहे हैं उनका शुल्क माफ कर दिया गया है। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे भारत को प्रधानमंत्री ने पहले ही बता दिया था कि अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। प्रधानमंत्री के इस बयान के 2 दिनों के अंदर देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इनमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री केयर्स फंड की ओर से ताज़ा पहल। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। इनमें से यूपी के 47 जिलों में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का खर्च पीएम केयर्स फंड की ओर से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। नए ऑक्सीजन प्लांट को जिलों के सरकारी अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा।
पीएम केयर्स फंड की ओर से कई पहल का नतीजा ये होगा कि अब देश के गाँव तक में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती मिलेगी। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अचानक कमी नहीं होगी। लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में ये एक लौती पहल नहीं है। देश में अलग अलग मंत्रालयों के प्लांट में भी ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। देश की इस्पात इकाइयों में दूसरी गैसों का उत्पादन कम कर मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इस वक्त देश में इस्पात संयंत्रों की रोजाना 2834 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO उत्पादन क्षमता है, जबकि 24 अप्रैल को इनमें 3447 टन का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। वायुसेना लगातार ऑक्सीजन की एयरलिफ्ट पर काम कर रही है। देश ही नहीं विदेशों से भी ऑक्सीजन और दूसरे उपकरणों को लाने में जुटी है। रविवार को वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर ऑक्सीजन टैंकर लेकर ग्वालियर से रांची गया। जानकारी के मुताबिक वायुसेना की ये मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी ताकि देश की अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों से ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों पर सभी शुल्क समाप्त करने का निर्देश दिया है। इनमें जहाज से संबंधित और भंडारण शुल्क शामिल है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच ये कदम उठाया गया है। शुल्क समाप्त करने के बाद ऑक्सीजन की आवाजाही काफी तेजी से बढ़ेगी। न केवल सरकार बल्कि निजी कंपनियां भी अब कोरोना संकट से मुकाबला करने के लिए मदद कर रही हैं। टाटा ग्रुप ने लिक्विड ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स आयात करने का फैसला किया है। वहीं कई और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन टैंकरों के जरिए लगातार मदद कर रही हैं। बहरहाल सरकार की कोशिश ये है कि देश के गाँवों तक को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ा जाए। जानकारों का कहना है कि इस वक्त देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अचानक 6 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि इसके लिए तमाम एजेंसियों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन अब ताज़ा कोशिशों की वजह से देश में जल्द ही ऑक्सीजन की दिक्कत दूर होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश की ऑक्सीजन रिपोर्ट कैसी है? कब तक ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी? कब तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है फिलहाल अस्पतालों तक पहुंचेगी? नए अस्पताल जो खुल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रूफी जैदी हैं दिल्ली से, मायापुरी ऑक्सीजन प्लांट से हमारे साथ राजू राज हैं जो कि छतरपुर कोविड हॉस्पिटल से हैं जिसका उद्घाटन आज होना है। मुंबई से हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ेंगे, जयपाल शर्मा हमारा बेंगलुरु से साथ देंगे और शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से होंगे। सबसे पहले रूफी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। जिस वक्त मायापुरी प्लांट पे आप मौजूद है, कल भी लंबी भीड़ हमने देखी थी, ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं थी जितने कि लोग वहां पर पहुंच रहे थे। आज कुछ हालात में सुधार, क्या तस्वीर है? आज भी जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा कुछ बदली नहीं है। आज भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वेंटिलेटर पर है। यहाँ पर आप तमाम वो लोग देखिए जो इस उम्मीद में आए थे कि शायद उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा और शायद उनका जो मरीज़ है उसको वो बच पाएगा। आपको ऑक्सीजन मिल पाया? नहीं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। क्या कहा गया? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जो बाहर से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं उनको भर रहा है, वो भर रहे हैं। और बाकी साथ में थाना है, उनकी जान बचाना है तो वो भी यहाँ से पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। आप कब से लाइन में खड़े हैं? यहाँ पे अभी हमको 2 घंटे हो गए, लेकिन और भी काफ़ी सारे तो जो 4-4 बजे के खड़े हैं यहाँ पे। आप कितने बजे पहुँचे हैं? मॉर्निंग 7 o'clock पहुँचे थे। और ऐसा नहीं है कि भर नहीं रहे, भर रहे हैं। जिन लोगों के अप्रोचेज़ हैं, पुलिस वालों की जिनकी अप्रोचेज़ हैं उनके भर रहे हैं। इनके जो फैमिली मेम्बर आ रहे हैं जो डायरेक्ट फ़ोन पे कॉल करवा रहे हैं उन लोगों के भर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है या गैस नहीं है, पूरे ये ट्रक देखो अभी ये सारे भर के जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन मैन के जितने भी मुश्किल, हार्डली इन लोगों के 10-15 सिलेंडर थे, हम लोगों के सिलेंडर थे 10-15 कुल मिला के, वो इनसे नहीं भरे गए। लेकिन अब ये पूरे ट्रक के ट्रक भर के देंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल से आए हैं। अगर हॉस्पिटल्स में भी अगर गैस जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है तो वो भी पेशेंट्स के लिए जा रही है और हम लोग भी पेशेंट्स के लिए ही लेके जा रहे हैं। हमारा कोई घर पे कुछ और काम नहीं चल रहा ऑक्सीजन से। आप कितनी देर से खड़े हैं? क्या कहा गया? 4 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ गया था गुड़गामा में सिलेंडर नहीं मिली, फिर मैंने वहाँ से गुड़गामा से फिर पता चला कि सिलेंडर यहाँ पहुँचने वाली, फिर गुड़गामा से फिर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। उसके बाद इन्होंने सिलेंडर को अंदर करने के बाद में अब जाके वापस कर दिया, चले जाओ वापस जाओ, आपको कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा। हमारे कपूर, आपको क्या जवाब मिला? मैडम मैं यहाँ रात को 11 बजे से खड़ा हूँ और यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं है, गैस ऑक्सीजन कुछ नहीं है यहाँ पे। और अब मुझे बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इस टाइम। बिल्कुल भी जीरो फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल धांधली चल रही है। 100 रुपये का सिलेंडर गैस भरती है, यहाँ पे 1000 रुपये मांगे जाते हैं। आपको मिला क्या जवाब? सुबह 5 बजे से खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई जवाब दे नहीं है। सिर्फ जिनके अप्रोचेस है उनके थ्रू
सिलेंडर भरे जा रहे हैं और किसी का नहीं। आम पब्लिक पागलों की तरह खड़ी है। अब हम इतनी देर इंतज़ार करते हो गए, अब हमसे इन्होंने कह दिया है कि अब कोई सिलेंडर नहीं है, कोई गैस नहीं है, आप जाइए यहाँ से। पुलिस वाले बिहेव कर रहे हैं बहुत बुरा। तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो इसी तरह की है। लोगों को कोई भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है और लोग लगातार ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन आया है ये सिर्फ अस्पतालों की सप्लाई के लिए है। यहाँ पर लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ऑक्सीजन बेड्स नहीं हैं, बेड्स हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। आपने कहा कि कुछ यहाँ पर अस्पतालों की सप्लाई जरूर हो रही है, लेकिन आम आदमी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुख यही है कि वहां पर कोई एजेंसी नहीं है, वहां पर कोई ऐसा कोई नोडल सेंटर या कोई एक फोन नंबर या कोई ऐसे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको संपर्क किया जाए। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से कोरोना मरीजों की यहां पर भर्ती शुरू होगी। राधा स्वामी व्यास कैंपस में बने कोविड सेंटर का आईटीबीपी ने संचालन किया। आईटीबीपी ही इसका संचालन करेगी। आज से कोविड सेंटर से जुड़े हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो जाएंगे। राजू राज वहीं से मौजूद हैं। राजू राज, और डिटेल्स। सचिन 10 बजे से शुरू होना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं और इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। और पूरा आपको चारों तरफ एम्बुलेंस ही नज़र आएंगे। हर एक एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर लोग हैं अपने अपने परिजनों को लेकर। वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जिनको दिल्ली के कई अस्पतालों में जगह नहीं मिली है, वो अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आईटीबीपी के नेतृत्व में सरदार पटेल कोविड सेंटर जो बनाया गया, अभी गेट बंद है। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे ही उनको आगे से सूचना मिलेगी नोडल ऑफिसर की तरफ से, तब ये गेट खोला जाएगा। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब स्टार्ट होगा, कितने बजे, कब से लाइन। सर एक्चुअली ये रात हम कल से हैं यहाँ पर दोपहर से। पहले कह रहे थे सुबह 10 बजे खुलेगा, फिर हुआ शाम को 10 बजे खुलेगा। अब ये कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हमें नहीं पता जी कब खुलेगा, जब खुलेगा हम आपको बता देंगे। और यहाँ आप लोग कल रात से यहाँ पर? हाँ, हम तो कल से ही यहाँ पर कि बार बार आ रहे हैं कि आएंगे, तो यहाँ पे बार बार ये इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन करवा लिया आप लोगों ने? रजिस्ट्रेशन हाँ, एक नंबर दिया, कह रहे हैं उस पर आप पेशेंट की डिटेल भेज दीजिए, बट उस पर कोई डिटेल किस नंबर पे आप लोगों ने? वहाँ पर लिखे हुए उन लोगों ने नंबर ना, वहाँ पे फोन ही नहीं उठा रहे, उस नंबर पे कॉल करते हैं तो कोई। तो सचिन ये इस तरह की और कैसे उन्हें यहाँ पर एडमिशन, क्या कोई हॉस्पिटल रेफर करेगा या खुद आ सकते हैं, मतलब कैसे यहाँ पर क्या प्रोसीजर है? सचिन देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल से भी रेफ़र किया जाएगा जो हॉस्पिटल अटैच होंगे। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिनको तकलीफ़ है ज़्यादा है, तमाम दूसरे अस्पतालों में बेड नहीं है, वहाँ पर ये लोग पहुँचेंगे। एक नंबर दिया गया है और उन नंबर को पब्लिकली जारी किया जाएगा और उसके बाद उस नंबर पर फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी एक नियम है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 88 से कम होगा उनकी एंट्री होगी। जिसके ऑक्सीजन लेवल 88 के ऊपर होगा उनको यहाँ पर अभी भर्ती नहीं होगी। ये जानकारी मिल पाई है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद जब इसे खोला जाएगा, जो नोडल ऑफिसर, जो अधिकारी सामने आएंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नंबर है जिसे अभी रिलीज़ किया गया है और किस नंबर के ज़रिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं। 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ विलम्ब है। जैसे ही वहाँ से फ़ोन आएगा उसके बाद इसे खोल जाएगा। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रात से ही लाइन लगा के खड़े हैं कि कैसे उनके यानी कि बाकायदा एक तो रेफर किया जाएगा, दूसरा जो हॉस्पिटल्स हैं वो एफिलेटेड होंगे, और तीसरा ये कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि स्क्रीन पर भी हमारी लगातार चल रहा है, वो नंबर भी हम दिखा रहे हैं, जिस नंबर पर कॉल करके जो है आप और जानकारी ले सकते हैं और अपने परिजनों को, अपने मरीजों को भर्ती करवा सकते हैं। वहीं यूपी के लखनऊ पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो से लखनऊ पहुंची है, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंची है। भारतीय रेल प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, कहना है पीयूष गोयल का। यूपी के लखनऊ पहुंची है फिलहाल ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंची है। पीयूष गोयल का कहना है कि लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं और अब वो पहुंचने भी लगी हैं अपने गंतव्य स्थान पर। यूपी के लखनऊ पहुंची है, बोकारो से चली थी, चारबाग स्टेशन पहुंची है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ पहुंची है, बोकारो से चली थी, वह दिल्ली भी आज शाम तक पहुंचनी है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो तमाम जगहों पर ऑक्सीजन को न केवल एयरलिफ्ट किया जा रहा है, रेल के माध्यम से भी पहुंचाया जा रहा है। हम लोग कर लेते हैं राजीव रंजन का मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक वैक्सीनेशन सेंटर से। राजीव, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए सचिन, जिस तरीके से मुंबई में अगर मैं बात बता दूं कि आज 132 वैक्सीन सेंटर जो है वो फिर से चालू कर दिए गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो वैक्सीन नहीं थे वो वैक्सीन सेंटर बंद थे। फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बीकेसी का जो वैक्सीन सेंटर है वो पूरी तरह से यहाँ चालू है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की जो बातें हो रही हैं वो उस बात को लेकर मैं बता दूं कि मुंबई के आसपास 14 ऑक्सीजन जनरेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए जो बात हो रही थी उसके लिए कई ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई और आसपास इलाके में पहुंचेंगे। कलमवली में आज जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो 12 बजे करीब पहुंच जाएगा। कोविड सेंटर पे जो भीड़ है वो उस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग जो पहले 132 सेंटर में से केवल 32 सेंटर चालू थे, 132 सेंटर आज चालू होने की वजह से लोगों में ये उम्मीद जगी है कि अब सभी को वैक्सीन मिल सकेगा। जिस तरीके से इन कोविड सेंटरों पे दोनों वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए भी वो खास ख्याल रखा गया है कि उन्हें पहले वैक्सीन दे दिया जाए, या जिस तरीके से जो कि पहले रजिस्ट्रेशन किया गया है आने के वैक्सीन सेंटर आने पर उन्हें ज़्यादा वक्त न लगे, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत अब ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन की बात हो रही थी, ऑक्सीजन की जनरेशन के लिए जो नई मशीन्स हैं वो उन्हें दे दिया जाए कि उसे वातावरण से जो ऑक्सीजन को शोषित करके और पेशेंट को पहुंचाया जाए। इस बात की भी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात थी कि जो वैक्सीन बनाने में जो सीरम इंस्टीट्यूट को जो रॉ मटेरियल था वो यूएस से नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस बात की भी पूरी तरह से हामी भर दी गई है कि वो रॉ मटेरियल जो यूएस ने रोक लगा दी गई थी अब उसे रोक नहीं लगाया जाएगा। जिसके लिए ये भी है कि जो वैक्सीन जो थे वो वैक्सीन के बनावट या वैक्सीन के पूरी तरह से विस्तारण में कहीं कोई रोक नहीं लगेगी, लोगों को आराम से वैक्सीन मिलेगा और इस कोरोना के युद्ध से वो लोग भी आराम से लड़ सकेंगे। पहले जो कुछ दिनों पहले जो, और इसका जिक्र कहीं ना कहीं कल प्रधानमंत्री ने भी किया था, मन की बात में भी किया था कि इससे लड़ने के लिए सबसे पहले तो एकजुटता जरूरी है, राष्ट्र की तरह काम करना जरूरी है, और दूसरा वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। वैक्सीनेशन से कम घबराए ना, जिस तरीके की अफवाह है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं, जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, बेंगलुरु की तस्वीर जरा आप दिखा दीजिए और वहां की डिटेल्स। जी देखिए सचिन, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका कम से कम ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर जो दवाई है उसको लेकर के फिलहाल राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो है इन दोनों की के जो कोटा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। कर्नाटक को पहले 50,000 रेमडेसिविर मिल रहा था, अब उसको बढ़ा करके 1,22,000 कर दिया गया है, जबकि जो केंद्र का कोटा था ऑक्सीजन के लिए वो 300 मीट्रिक टन का था, उसको बढ़ा करके 800 मीट्रिक टन कर दिया गया है, और ये चीज़ें जो है उनको 30 अप्रैल तक लगातार दी जाएंगी। तो कम से कम इस चीज़ को लेकर के कर्नाटका फिलहाल राहत ले सकता है कि यहाँ के अस्पताल भले वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई लगातार हो रही है, और जिस मरीज को रेमडेसिविर की ज़रूरत है गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो वाइल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर कर्नाटक की परेशानियां दूसरी हैं। कर्नाटक की सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर आईसीयू और आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर, इसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है। हालांकि ज़्यादातर जो मरीज हैं वो होम क्वारंटाइन हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह जो मरीज मॉडरेट हो जाते हैं या सीरियस हो जाते हैं उनको लेकर के जब अस्पताल आया जाता है, जो कि रेफर किया जाता है यहाँ के स्थानीय बीबीएमपी के द्वारा, वहाँ पर उनको बिस्तर जल्दी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कल हमारी यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बात हुई, उन्होंने बताया कि वो 2000 ऐसे बेड जल्द से जल्द तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने कई मेडिकल कॉलेजेस का दौरा भी किया, वहां पर साइट को चिन्हित किया और मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स इसकी प्रक्रिया भी तेज कर रहे हैं वो। लेकिन ये सब स्थिति लगभग वैसी है जैसे कि किसी आग लगने के बाद कुआं खोदा जाना, क्योंकि जिस गति से कर्नाटका में मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनिवार को जो हमारे पास आंकड़े आए थे वो 29,000 के थे, लेकिन कल शाम यानी रविवार शाम जो आंकड़े आए हैं वो 34,000 हैं। तो आप सोचिए कि किस तेज से
तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और इस वक्त में क्या किए जाने की जितनी जरूरत है। तेजी से चीजों को, संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, उतनी तेजी से आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और ये जो गैप है फिलहाल इसको फिल करना और उसके नजदीक तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और रूफी, कोशिश तो पूरी की जा रही है सरकार की तरफ से भी और विदेशी संसाधनों की मदद से भी कि कोशिश की जाए कि ग्राउंड पे वो चीजें एटलीस्ट ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंच पाए। अभी क्या कुछ फर्क आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? फिलहाल जो स्थिति है उसमें सचिन ज़्यादा कुछ बदलाव नज़र नहीं आता है। मैं मायापुरी के एक ऑक्सीजन प्लांट पर हूँ। यहाँ पर आपको लोगों की भीड़ सिर्फ इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस बल के लोग हैं वो पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगी, सिर्फ हॉस्पिटल की सप्लाई के लिए है। और आप ये देखिए, ये पोस्टर आपको नज़र आ रहा है इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, जहाँ पर ये लिख कर लगा दिया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। आपको मैं दूसरा पोस्टर दिखाती हूँ जिस पर लिखा है क्लोज्ड फॉर टुडे, गैस नॉट अवेलेबल। तो ये लोग उम्मीद लेकर आए थे, सुबह 3 बजे 4 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन प्लांट की तरफ से ये बताया गया है कि फ़िलहाल जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं है और उन लोगों को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। अगर आप दिल्ली की स्थिति देखें तो दिल्ली में लगातार 300 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा आ रहा है। अगर आप कल की बात करें तो 350 मौतें हुई थी। उससे पहले भी जो मौत का आंकड़ा था पिछले 2 दिनों में 300 से ज़्यादा ही था। यानी अगर आप पिछले 3 दिन का आंकड़ा देखें मौत का, तो 1000 से ज़्यादा मौतें हैं जो हैं वो सिर्फ दिल्ली में हो चुकी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस है, लोग कितने परेशान हैं, केसेस कितने ज़्यादा हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री को 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो बढ़ाना भी पड़ा कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन आज भी दिल्ली में वही स्थिति है, दवाओं की कमी है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है लोगों को, ऑक्सीजन भी अभी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि वो आखिर करें तो क्या करें। वो बेहद अपने आप को बेबस और हेल्पलेस महसूस करते हैं। वो अलग अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद नज़र आती है कि शायद यहाँ से वो अपने मरीज़ के लिए कुछ सांसें ले जा पाएंगे, लेकिन हर जगह से मायूस ही लौटना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में भी हम ये तस्वीर देखते हैं कि कोई अस्पताल ट्वीट करके बताता है कि वहाँ पर सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, दूसरा अस्पताल बताता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हमने कल सुबह की तस्वीर देखी थी कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल LNJP में भी सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और फिर जो ऑक्सीजन का टैंकर था वो वहाँ पर पहुँचा और था। ये तब जब वहाँ पर जो मरीज हैं वही मरीज हैं, नए मरीजों की भर्ती ऑलरेडी बंद कर दी गई है और ऐसे में केसेस जो हैं वो लगातार आते चले जा रहे हैं। यही स्कैरसिटी है राजीव रंजन की। लॉकडाउन के बावजूद भी मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए सचिन, शायद मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि भारत की कूटनीति के बारे में पूरा विश्व अब नतमस्तक है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब भारत ने पहला जो वैक्सीन बनाया था और उसको विदेशों में भी भेजा था, उस बात को लेकर लोगों में ज़रूर पूरी तरह से बात चर्चा में थी। लेकिन आपने शायद पूछा कि अभी लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं, तो उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ अब लोगों के मन में ये विश्वास हो गया है कि वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले अब जिस तरीके से वैक्सीन से लोग दूर भागते थे कि वैक्सीन के परिणाम क्या हो सकता था, लेकिन अब भीड़ जो है वो अब साफ दिख रहा है कि आखिर भीड़ जो जुट रही है वैक्सीन लेने के लिए वो किस तरीके से। दूसरा जो बात मैं बता दूं कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है, वाजिब है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जो औद्योगिक घरानों ने ऑक्सीजन देने की बात कही है और अलग अलग जगह तो पहुंचाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद ये सामान्य स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात कि भारत की कूटनीति को देखते हुए जो विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहा है, यानी वातावरण में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो लोगों तक पहुंच सकता है, वो मशीन लोगों तक पहुंच सकती है। इस बात से लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी उनको नहीं खलेगी। जो ऑक्सीजन को लेकर स्टोरिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं या घरों में रख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में काम आएगा, वो ना करें। सरकार भी ये बार बार कह रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले को लेकर वो ज़्यादा गंभीर है, जिस इलाके से होगा, जिस तरीके से होगा उसे वो पहुंचाएगी। केंद्र सरकार की कूटनीति का ही परिणाम है कि अमेरिका जैसा देश जो कि वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने से कतरा रहा था, अब वो खुले तौर पर कह रहा है कि वैक्सीन का रॉ मटेरियल देगा।
क्योंकि जब कोरिया वार हुआ था उस वक्त उन्होंने ये बताया था और उस वक्त ये नियम लाया था कि जो भी रॉ मटेरियल अगर उनके देश में आपदा है तो वो रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन वो नियम तोड़कर भी उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को वो रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया है। यानी ये एक हमारी सफलता है। पूरा विश्व हमारे ऊपर निगाहें बनाए हुए था। हमने जिस तरीके से पिछले 1 साल में जो मेहनत की है, जो लोगों को विश्व के स्तर पर दवाएं भेजी हैं, अब उसका परिणाम हम तक पहुंच रहा है और लोग इस बात को सराहना कर रहे हैं कि आज भारत और हम दर्शकों को बता दें, रविचंद्र अश्विन, क्योंकि एक तरफ आईपीएल चल रहा है, रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से अपने नाम वापस ले लिया है। रविचंद्र अश्विन ने कहा है कि इस वक्त कोरोना का मुश्किल दौर चल रहा है और मेरी प्रायोरिटी ये कि मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूं। मेरा परिवार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इस कारण से रविचंद्र अश्विन ने अपना नाम वापस ले लिया है कि ये मुश्किल वक्त चल रहा है और मुश्किल वक्त में मैं परिवार को सपोर्ट करना चाहता हूं, परिवार के साथ रहना चाहता हूं। रविचंद्र अश्विन ने फिलहाल अपना नाम वापस ले लिया है आईपीएल से। राजीव अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद जयपाल। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब देखिए कि जिस तरीके से मोबाइल ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी जर्मनी की तरफ से भेजा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका हो, यूएस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, दुबई हो, यूएई हो, जर्मनी हो, हर देश से कुछ ना कुछ मदद हमारे तरफ आ ही रही है। क्योंकि पहले हमने मदद किया था। जो रेमडेसिविर जो दवा है उस दवा की भी काफी खेप रसिया से भी आ रही है। दूसरी बात ये जो वैक्सीन है खराब हो गई है। क्या ये बेटर प्लानिंग नहीं की जा सकती थी? क्या ये चीजें पहले नहीं देखी जा सकती थी कि आने वाले वक्त में सेकंड वेव है, या फिर ये किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया? इसी कारण से राजूराज फिर तो सवाल ये भी उठता ना कि अब लोग दर दर फिर रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, इस अस्पताल की प्लानिंग तो पहले भी राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती थी। सचिन, यही विडंबना है कि जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी और वो प्लानिंग अब हो रही है, ताकि काफ़ी लोग संक्रमित हो चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का। यहाँ पर ओपनिंग आज होनी है 10 बजे से, लेकिन अभी तक मैसेज नहीं है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस और जो प्राइवेट व्हीकल हैं, जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, रात से ही लाइन लगाए हुए हैं कि कब उनकी एंट्री होगी। इनके पास मैसेज भी आया था कि 10 बजे से ये खुलेगा। उसके बाद देखिए जो मरीज हैं किस तरीके से इस जो फुटपाथ है वहाँ पर लेट गए हैं। इनके पास कोई साधन नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद लोग यहाँ पर इस गेट पर पहुँचे थे। उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं, नाराज़ हैं और उम्मीद ये जता रहे हैं कि कितनी जल्दी ये सेंटर खुले। चूँकि रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के तमाम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नोडल ऑफिसर का नंबर दिया गया है, लेकिन किसी भी नंबर पर फिलहाल कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। जो लोग यहाँ हैं उनसे बात करते हैं, उनकी बात प्रॉब्लम बताते हैं कि किस तरह की दिक्कत हो रही है इन लोगों को। ये बताइए कि भाई साहब किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, यहाँ ले रहे, इन्होंने टाइम कहा था, बुलाया था, अब कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? सुबह 8 बजे के लगे हुए लाइन में। अच्छा, हाँ। आप बताइए क्या दिक्कत हो रही है भैया? सर इन्होंने एक वो जारी किया हुआ है व्हाट्सएप पे क्लिप, उसमें 9 बजे का दिया हुआ है कि 9 बजे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। हम कल भी आए थे और परसों भी आए थे। फॉर्म भराए जा रहे हैं। एक रश्मि मैडम का नंबर है, उस नंबर पे कह रहे हैं कि व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल्स, लेकिन और 3-4 नंबर हेल्पलाइन दिए हुए हैं जिनको रिंग करने पे वेटिंग आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कब और ये लोग फ़ोन कर रहे हैं? हम लोग 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं उस नंबर्स पे। और आज दिक्कत है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करते हैं कि मैम आप लोग यहाँ बैठी हुए हैं, कब से क्या दिक्कत हो रही है? सर हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी नहीं है यहाँ पे किसी को भी। तमाम अलग अलग नोडल ऑफिसर का नंबर दिए गए, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई स्विच ऑफ कर दिया है, अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। एक बार फोन उठाया उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया, अगली बार मिला ही नहीं। बोल रहे हैं व्हाट्सएप कर दो डिटेल व्हाट्सएप करिए, कुछ नहीं कर रहे। 10 बजे का टाइम दिया गया था कि 10 बजे का टाइम है मेरे पास है, लिखित रूप में 9 बजे का टाइम है, उसमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है किसी को भी। तो मैंने अभी एक फोन नंबर मिलाया था, उन्होंने कहा कि सारे बेड्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। यहाँ पर भी? यहाँ किनसे बात हुई, कोई नाम बताइए? वेस्ट लोकेशन के जो नंबर्स हैं उस पर मैंने कांटेक्ट किया था। वो कह रहे थे कि इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे क्योंकि उन बेड्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अभी तो ओपन ही नहीं हुआ तो बेड फुल कैसे हो गया? अंडरस्टैंड उन्होंने ऐसा क्यों बोला।
तो सचिन आप ये दिक्कत देखिए, ये परेशानी देखिए, जो नंबर यहाँ पर तमाम नोडल ऑफिसर हैं दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, वो दिए गए हैं, उस नंबर पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनको कहना है कि बेड फुल हो गया है, जबकि अभी अस्पताल खुला नहीं है, अभी इंतजार किया जा रहा है। 10 बजे की टाइमिंग मीडिया को बताया गया था। जो लोग यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि आपने कहा कि 10 बजे खोला जाएगा और 9:40-41 हो चुके हैं। आपने कहा कि वहां कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं है, अभी से कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो आगे क्या स्थिति और खराब होगी ये साफ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। या फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं ये कहना कि क्या स्थिति हाथ से पहले से ही निकल चुकी है। जयपुर एक तस्वीर आप भी दिखा दीजिए, फिर उसके बाद वापस आएंगे। जी देखिए सचिन, जैसा मैंने बताया कि कर्नाटका की जो है सबसे बड़ी आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है बेड का अभाव, यानी कि विशेष बेड, जिसको हम कहें कि आईसीयू बेड्स एंड आईसीयू विथ वेंटिलेटर्स, क्योंकि जब माइल्ड केसेस होते हैं वो मॉडरेट और जब सीवियर में कन्वर्ट होते हैं तो उनके साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने अपनी ओर से जो कहूँ मैं तो प्रयास किए हैं। सरकार ने फिलहाल जो है जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर में एक आदेश ये जरूर जारी किया है कि वो वेंटिलेटर्स जिसके ऊपर में किसी मरीज का इलाज चल रहा है उसको छोड़ करके अगर जो भी वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं उनको जो है कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर दिया जाए, यानी उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इससे पहले जो प्राइवेट अस्पताल थे उनको 50% बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने की बात की गई थी, उसका भी अब आंकड़ा बढ़ा दिया गया, उसको 75% कर दिया गया है। और जो प्राइवेट अस्पताल है अगर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको वो नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 2000 अतिरिक्त इस तरह के बेड बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, जगहों को चिन्हित किया गया है, लेकिन ये कितने दिन में होगा, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम 24/7 काम करेंगे, क्योंकि ये जो लहर है ये मई तक जाने की पूरी तरह से संभावना है। इस बात को राज्य सरकार भी अच्छी तरह से समझ रही है और इसीलिए जो अभी फिलहाल जो कर्नाटका के अंदर में है, कल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू था। अभी अगर शहर शुरू जरूर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सरकार इस बात पे भी गौर करने जा रही है कि क्या इन हालातों में जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है क्या उसको रोक पाने में कामयाब होगी या उसको और कड़े कदम लिए जाने की जरूरत है। हो सकता है कि आज शाम जो है सरकार अपनी ओर से कुछ और आदेश जारी करे और ये कर्फ्यू जो है, ये जो एक तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको जो है थोड़ा और किया जाए। सरकार लगातार बीच बीच में और आदेश भी जारी करती रहती है। जैसे अभी पहले जो आदेश था उसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी फ्यूनरल में 20 आदमी शामिल हो सकते थे, पर कल शाम के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ उसमें 5 आदमी शामिल हो सकते हैं। यानी सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो जिस गति से ये मामले बढ़ रहे हैं, दूसरा ये ना कि रिस्ट्रिक्शन से सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, असल में जो स्थिति इस वक्त है, जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन से वो स्थिति कंट्रोल में आती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बनने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.